जय हिंद भाइयों। हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार फिर से दोस्तों जो है मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए हैं बच्चों। एक मॉडल हो गया है, दूसरा चल रहा है। पूर्णांक बच्चों जो है आपको 100 नंबर रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट विद्यार्थियों के लिए दिए जाएंगे। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। 1 से 10 तक वो विकल्पी है, उसके बाद अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में कौन शामिल नहीं है? व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में कौन शामिल नहीं है? तनाव, गर्व, आत्मविश्वास, प्रशंसा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रशंसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना जो है कब हुई थी बच्चों? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1947, 1951, 1961, 1965। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी बच्चों वर्ष 1951 ईस्वी में। इस समय कौन सी जनगणना चल रही है? 2011 की जो जनगणना है जो है 22वीं सॉरी आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज के युग में पीढ़ियों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? आज के युग में पीढ़ियों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? विचारधारा, पश्चिमीकरण, सांस्कृतिक, आधुनिकीकरण। इसका सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो सकता है? कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा 18 वर्ष की आयु में। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा 2। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के जो है 2 उपाय बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा है? किस वैज्ञानिक ने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, जॉन बेमेन। जॉन बेमेन ने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा है। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ बच्चों? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का जो है अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षीकरण में धर्म के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पंथ निरपेक्षीकरण में धर्म के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? धर्म के प्रभाव में बढ़ोतरी, धर्म के प्रभाव में कमी, धर्म के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं, धर्म का पतन। इसका सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, धर्म के प्रभाव में कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 20वीं सदी की शुरुआत में किस यूरोप उपनिवेशकों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य पर नियंत्रण कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश। सी हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन नहीं है? चिपको आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यवसायीकरण आंदोलन। तो इसको सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ये जो है किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। चिपको आंदोलन बच्चों ये जो है पेड़ पौधों की रक्षा करने से संबंधित है, चिपको आंदोलन। आइए देखते हैं हम लोग अब अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों आपको 3-3 नंबर को मिलेगा। अतिलघुत्तरीय प्रश्न भारत में संप्रदाय को किसने जन्म दिया? पहला क्वेश्चन है कि भारत में संप्रदाय को किसने जन्म दिया? तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग लिखेंगे भारत में उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदायों को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद ने भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों कि दलित से आप क्या समझते हैं? दलित बच्चों जो गरीब होते हैं, निचले मतलब दबे वर्ग के लोग होते हैं, एकदम जो गरीब होते हैं, समझ गए होंगे। दलित से आप जो गरीब होते हैं उसी को दलित कहते हैं। आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखो दलित शब्द से तात्पर्य बच्चों उस दुर्बल वर्ग से है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी निम्नतम होती है। दलित सदैव अस्पृश्यता में होता है छुआछूत। दलित सदैव अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं बच्चों। इनका सदैव शोषण किया गया है। भारतीय संविधान में जो है दलितों को जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। कहा जाता है बच्चों कि जो गरीब होते हैं उनको ज़्यादा सताने वाले लोग होते हैं। जो जंगल में जो सीधा पेड़ होता है उसको पहले काटा जाता है और जो टेढ़ा पेड़ होता है उसको जल्दी से काटा नहीं जाता। तो सीधे लोग होते हैं पहले वही काटे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में समाज सुधारकों ने किस प्रकार महिला शिक्षा पर बल दिया? औपनिवेशिक मतलब समझ रहे बच्चों, जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है
तो वही है औपनिवेशिक से हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने हम लोग गुलाम बनाया था, तो वो औपनिवेशिक काल हो जाएगा हमारे इंडिया में। अगला क्वेश्चन बच्चों कि औपनिवेशिक काल में समाज सुधारकों ने किस प्रकार महिला शिक्षा पर बल दिया, तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, औपनिवेशिक काल में विभिन्न समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाया, जिसमें एक समाज सुधारक बच्चों थे ज्योतिबा फूले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला जो है विद्यालय खोला। सभी समाज सुधारकों ने, समाज सुधारक किसे बच्चों, जो समाज में सुधार लाए, समाज में जो कमियां हैं वो ख़त्म करे। समाज सुधारकों ने यह माना कि समाज में उत्थान के लिए महिलाओं को जो है शिक्षित होना बहुत जरूरी है, यानी महिलाओं को शिक्षित होना अति आवश्यक है। जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं, तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात आकारशील जनसंख्या से अधिक हो तो उसे जो है जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। सामान्यतः जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या में काम ना करने वाले परिश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य है। जनसंख्या नीति के जो है क्या उद्देश्य है, इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग। जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना ही जनसंख्या नीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, किन कारणों से भारतीय महिलाएं आज भी भूमि की मालिकाना हक से वंचित हैं। किन कारणों से भारतीय महिलाएं आज भी भूमि के मालिकाना से हक से वंचित है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखो, उत्तराधिकार मतलब बात का जो शासक होता है उसे उत्तराधिकार कहते हैं। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशी नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है सहभागी लोकतंत्र क्या है बच्चों। सहभागी यानी सबका सहभागी हो, सबका साथ हो। सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो सहभागी लोकतंत्र क्या है, तो सहभागी यानी सबका साथ। सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, उन्हें बच्चों सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। सभी एक साथ जो है भाग लेते हैं, उसे जो है सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है उपभोग की संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। उपभोग की संस्कृति को स्पष्ट कीजिए, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। उपभोग की संस्कृति में विज्ञापन एक माध्यम की भूमिका निभाते हैं। उपभोग की संस्कृति में पैसा खर्च करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खरीदारी के समय बिताने की गतिविधि के रूप में सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनजातियों के अस्थायी लक्षण क्या है। जनजातियों के अस्थायी लक्षण, जनजाति किसे कहते हैं, जो पहाड़ी वगैरह रहते हैं, पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, वही जनजाति बच्चों। भारतीय संविधान ने जनजाति को जो है एसटी के नाम से संबोधित किया है। तो शेड्यूल कास्ट एसटी। तो जनजातियों के अस्थायी लक्षण क्या है बच्चों, आइए इसको देखते हैं। कभी कभी बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं काम करते हैं, तो उसको आप लोग ये ना समझो वो सर जी जो है बताते नहीं हैं। तो कभी कभी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं काम किया जाता है, सरले क्वेश्चन भी नहीं आता है। जनजातियों के अस्थायी लक्षण क्या है बच्चों। जनजातियों के अस्थायी लक्षण, तो उत्तर लिखेंगे। जनजातियों के अस्थायी लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टताएँ और पारिस्थितिकी आवास को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सामाजिक आंदोलनों ने किस प्रकार बदला। विश्व को सामाजिक आंदोलनों ने किस प्रकार बदला बच्चों, तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। विश्व के समाजवादी आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार, अश्वेत जो काले गोरे का भेद करते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका में पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। तो गोरे और काले में जो भेद करते हैं वही अश्वेत से संबंधित है। विश्व के समाजवादी आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध, अभी हमने बताया रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को जो है मौलिक रूप में बदल दिया। किस रूप में बच्चों, मौलिक रूप में बदल दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों।
शोध विषय में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का क्या महत्व है। 6 नंबर का है लघुत्तरीय क्वेश्चन, शोध विषय में सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का क्या महत्व है। तो आइए बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। शोध विषय में आइए बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर आपको जरूर मिलेगा। शोध विषय में सार्वजनिक स्थान के उपयोग का क्या महत्व है, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखो सार्वजनिक में होता है बच्चों जो सब यूज करे, कोई भी चीज़ हो जैसे पंचायत भवन है वगैरह जो सब यूज करते हैं उसे सार्वजनिक कहते हैं। आप समझ गए होगे, सार्वजनिक जो सब यूज करे। सार्वजनिक स्थान या स्थल से आशय खुले मैदानों, सड़क के किनारे के स्थानों, पैदल पटरियों, आवासीय बस्तियों में खाली पड़े भूखंड, सार्वजनिक कार्यालयों के बाहर खाली स्थान तथा बस्तियों में स्थित पार्क इत्यादि से है बच्चों। समझ गए होंगे जो सब यूज करते हैं, पार्क हो गया, तालाब हो गया, हैंडपम्प हो गया, और जो सड़क किनारे होते हैं, ज़मीनें वगैरह होती हैं, ये सब बच्चों क्या होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। मैदान हो गया, पार्क हो गए, सब क्या हो गए, सार्वजनिक है। पार्क इत्यादि से संबंधित है। इनसे संबंधित शोध में केंद्र बिंदु इनके उपयोग के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ खाली स्थानों पर अनेक प्रकार के व्यवसायों का संचालन होता है, जिसमें छोटे बड़े उद्योग धंधों से लेकर औद्योगिक कार्य भी शामिल होते हैं। सड़कों के किनारे सामान बेचने वाले खड़े होते हैं या वाहन खड़े किए जाते हैं। खाली दिखाई देने वाले स्थान भी विभिन्न कार्यों जैसे विवाह, धार्मिक समारोहों के लिए जो है, सार्वजनिक बैठकों के लिए अथवा कूड़ों फेंकने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। अन्य खाली स्थानों पर बेघरों द्वारा घर बना लिए जाते हैं। परियोजना कार्य के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इन स्थानों के प्रयोग के संबंध में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, या इसकी वजह से कोई विवाद तो नहीं हुआ है। इस प्रकार के शोध हेतु सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा प्रेक्षण आदि उपरोक्त तीनों पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। हम यह ज्ञात करने हेतु कि गत वर्षों में किसी विशेष स्थान को किन रूपों में प्रयोग में लाया गया है, इसके लिए ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चनों का कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। देखो, औपनिवेशिक शासन ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत को परिचित कराया बच्चों। यद्यपि इस प्रकार भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को अनेक प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशिकरण के बढ़ते प्रभुत्व ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता को प्रदान किया। इससे नए वर्गों तथा समुदायों का भी जो है गठन किया, और शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है अगुवाई की थी। बच्चों, जो हमारे देश पर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हमको, तो भले भी गुलाम बनाने की कुछ चीज़ें हमको सिखा के गए, कुछ चीज़ें दे के गए, जैसे रेलवे आज ये जो है अंग्रेजों की ही देन है, तो कहीं न कहीं कुछ फायदा भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए लघुत्तरीय क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। सामाजिक अस्थिरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंस है, 6 नंबर का है। तो अगली कड़ी में उत्तर देखेंगे। वह व्यवस्था जो समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक अस्थिरीकरण कहते हैं। सामाजिक अस्थिरीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं बच्चों। निम्नलिखित आ जाए। नंबर 1, कार्य की जो है निश्चितता। हेडिंग डालेंगे, कार्य की निश्चितता। सामाजिक अस्थिरीकरण के अंतर्गत प्रत्येक जाति या वर्ग का कार्य पूर्व निश्चित होता है और इसी के अनुरूप समाज में बच्चों उसकी स्थिति निश्चित होती है। कार्य के अनुसार प्रतिष्ठा। सामाजिक अस्थिरीकरण में कार्य को प्रधानता प्राप्त होती है। कार्य के आधार पर ही व्यक्ति या उसके वर्ग को समाज में सम्मान मिलता है बच्चों। ऊंचे कार्य करने वाले व्यक्ति को उच्च तथा नीचा कार्य करने वाले व्यक्ति को निम्न स्थान मिलता है। वर्गीय निर्भरता। सामाजिक अस्थिरीकरण का एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसके वर्गों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, जैसे पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग पर और श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग पर निर्भर रहता है। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता। सामाजिक मूल्यों में भिन्नता। विभिन्न सामाजिक वर्गों में विभिन्न रीति रिवाज व विभिन्न सामाजिक मूल्य देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों में पृथकता सामाजिक अस्थिरीकरण की एक विशेषता होती है बच्चों। अगला है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सामाजिक अस्थिरीकरण में समाज का विभाजन जातियों, वर्गों, समूहों तथा वर्णों में होता है।
इस प्रकार का सामाजिक वर्गीकरण हर समय पाया जाता है। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी, परंतु यह यथार्थ रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है बच्चों। इस प्रकार सामाजिक स्थिरीकरण एक जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है।